आइए सीडीपी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अधिगम का सोपानिक सिद्धांत यानी हायरार्किकल थ्योरी जो अपना दिया है किसने, रॉबर्ट मिल्स गेने ने दिया है। तो आइए समझते हैं कि इस सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसके कितने चरण हैं। अधिगम का जो सोपानिक सिद्धांत है, इसको हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस अधिगम को रॉबर्ट गेने ने 1965 में दिया था। किसने दिया था? 1965 में रॉबर्ट गेने ने दिया है इस सिद्धांत को। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम को समझने के लिए, अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए 8 वर्गों में बांटा जा सकता है, 8 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। एक एक करके अपन देखते हैं कि 8 कौन कौन से भाग हैं। तो इसके प्रतिपादक 1965 में रॉबर्ट मिल्स गेने रहे हैं और उनका जो किताब क्या नाम की बुक की किताब नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी जो है कौन कौन सी प्रकृति होती है, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं लर्निंग के संदर्भ में, कौन कौन सी प्रकृति है और कौन कौन से कंडीशन होते हैं, वो उनके बारे में उन्होंने बताया है। उनके बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि जो लर्निंग होगा वो 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसकी प्रकृति जो होगी वो 8 वर्गों में, 8 भागों में क्या किया जा सकता है, इसको बांटा जा सकता है। सबसे पहला लर्निंग होता है संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग, जिसको कहा गया। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या एसआर थ्योरी भी इसको कहा गया। तीसरा जो लर्निंग है वो है आपका चेन लर्निंग। तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं संकेत लर्निंग यानी सिग्नल लर्निंग के बारे में। ये टेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये माना जाता है कि जो संकेत लर्निंग है वो सबसे निम्न स्तर का लर्निंग है। निम्न स्तर का लर्निंग का मतलब ये है कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को सिखाता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़, जैसे कि बच्चे का चलना, बच्चे का दौड़ना, जो यातायात के नियम है, संकेतों के माध्यम से अपन जनरली सीखते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके का लर्निंग जो होगा, जो बहुत कम उम्र का जो बच्चा होगा उनको जनरली वो क्या करता है, सीखता है। सबसे निम्न स्तर का संकेत ये पावलो के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी हमने इसको जो क्लासिकल अनुबंधन है जो हमने पढ़ा था, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जो हम पुरानी चीज़ों को सीखते हैं, संकेतों के आधार पर सीखते हैं, रंगों के आधार पर सीखते हैं, स्मेल के आधार पर जो सीखते हैं, वो लर्निंग किस आधार पर होगा, वो संकेत लर्निंग के रूप में माना जाएगा। ये पावलो के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको रॉबर्ट मिल्स गेने ने इसको दिया है। जैसे संकेत, चिन्ह, वस्तु पकड़ना, यातायात के चलना, दौड़ना, यातायात के नियमों का प्रयोग करना या शिक्षकों को देखकर चुप हो जाना, कुछ संकेतों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर संकेत, संकेत बोले तो सिंबल, उनको सिंबल को देखकर वो क्या करता है, समझता है, इशारे को समझता है। जैसे उंगली का इशारा हो गया, कोहनी मारकर हमने इशारा दिखा। बच्चों को बड़ी बड़ी आंखें करके अपन सिखाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं तो समझाने। जैसे माँ ने, कि कोई बच्चा जो है बदमाशी कर रहा है, माँ ने अगर बाकी लोगों के साथ बोल नहीं पा रही है तो आंखों में बड़ा बड़ा आंख कर दिया तो इससे बच्चा समझ जाएगा कि माँ अभी गुस्सा हो रही है। पिता ने चुप रहने का इशारा किया तो बच्चा समझ जाएगा कि अभी अब क्या करना है, चुप रहना है। इन वस्तु पकड़ना इत्यादि के बहुत सारे संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे यातायात के जो नियम वगैरह होते हैं, रेड लाइट पर रुक जाना, ग्रीन लाइट पर चलना और येलो लाइट पर धीरे धीरे चलना, जो हमने संकेत समझाए हैं, संकेत बताए हैं, वो संकेतों के माध्यम सीखता है। जनरली हाथों के इशारों के हाव भाव को अपन सीखने का प्रयास करते हैं। ये जो लर्निंग माना जाएगा वो संकेत लर्निंग या सिग्नल लर्निंग माना जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी सिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी होता है, एसआर लर्निंग जिसको बोलते हैं, ये स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। तो ध्यान रखना है कि ये लर्निंग भले रॉबर्ट गेने ने दिया है, लेकिन स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उस पर ये डिपेंड करता है। व्यवहारवादी सिद्धांत धाराओं में ये थार्नडाइक की विचारधारा से और स्किनर की विचारधारा पर आधारित है। और इसमें बताया कि उद्दीपक ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। उद्दीपक यानी सिमुलस, जो उसका सिमुलस जो होगा वो क्या करता है, इसको उद्दीपक जिसको अपन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो थार्नडाइक ने नियम बताया था कि थार्नडाइक ने एक मछली का टुकड़ा रखा और एक पिंजरे में एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और फिर बाद में वो बिल्ली उस जो है मछली को खाने के लिए फड़फड़ाती रही। धीरे से उसका दरवाजा खुल गया। अब वो बिल्ली ने क्या समझ लिया कि दरवाजा कैसे खुलता है, ये तरीका उसको पता चल गया। तो एक बार अगर उद्दीपक, उद्दीपक मतलब कोई प्राप्त करने के लिए वस्तु, जैसे हम बच्चों को जनरली ये कह देते हैं कि अगर वो 10वीं पास कर जाएगा
तो अपन अब उसको बाइक दिला देंगे या आपका मोबाइल दिला देंगे, साइकिल खरीद लेंगे। तो साइकिल जो है उसके लिए उद्दीपक है। उद्दीपक यानी किसी को प्रेरणा देने के लिए कोई अपन लालच देते हैं, वो उद्दीपक की भूमिका निभाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया में कोई ना कोई कैसा होगा, उद्दीपक होगा जिसमें बच्चा जो होगा वो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कोई कार्य करेगा या किसी कार्य को सीख जाएगा। ठीक, इसको उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो सिद्धांत माना जाता है वो तीसरा सिद्धांत है आपका श्रृंखला अधिगम, यानी चेन लर्निंग भी कहा जाता है। विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्रम से अध्ययन करना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। एडविन गुथरी द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, लेकिन इस सिद्धांत को अभी यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर किसने समझाया इसको, रॉबर्ट विल्स। जैसे वर्णमाला को याद करना, तो वर्णमाला को याद करना, तो वर्णमाला पहले अपन अनार आम याद करते हैं, फिर क ख ग घ याद करते हैं, फिर क कक्का की मात्राओं को याद करते हैं, पहाड़ा भी गिनती भी वैसे ही याद करते हैं, अपन टेबल याद करेंगे या बड़ी बड़ी जो। तो पहले शुरुआती दौर में अपन छोटे छोटे चरणों में अपन इसको बांटने का प्रयास करते हैं और बाद में फिर इसको बड़ा रूप बड़ा अध्ययन करना शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे चरणों में शब्द या वाक्य बोलना है। जैसे 3 साल का जो बच्चा होगा तो छोटे छोटे शब्द बोल पाता है, धीरे धीरे शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है, उसका जो वर्णमाला या जो वर्ड जो उसका जो डिक्शनरी होता है वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलता है। तो उनको छोटे छोटे वाक्य फिर पूरा गद्य बोल लेता है। तो धीरे धीरे इस श्रृंखला को अपन बढ़ाने का काम करते हैं। चौथा जो लर्निंग है हमारा, वो चौथा लर्निंग है अपना जिसको अपन शाब्दिक साहचर्य का अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, शाब्दिक साहचर्य का अधिगम कहते हैं। शाब्दिक साहचर्य का इसको बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग कहा जाता है। इसमें शाब्दिक क्रिया द्वारा अधिगम किया जाता है। शाब्दिक क्रिया कहने का मतलब है बोल कर सिखाया जाएगा वर्बल रूप से। आशुबेल के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें वाक्य, बातचीत, साहित्य, लेखन संबंधी अधिगम किया जाता है, जिसमें हम भाषा कौशल जो सीख रहे होते हैं, जो बातचीत का तरीका होता है, क्योंकि हमारे जो बातचीत का तरीका होता है किसी न किसी से हमने सीखा है। हमारे बात करने का तरीका, जैसे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो बिहारी लोग बोलने का तरीका अलग होगा, बंगाली लोग बोलने का तरीका अलग होगा। भले वो हिंदी में बात कर रहे होंगे लेकिन उनके बोलने का लहजा जो है वो अलग अलग होता है। जनरली इस तरीके चीज़ों को अपन कहाँ सीखते हैं, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग में अपन सीख जाते हैं। फिर शाब्दिक अधिगम की योग्यता मानव को श्रेष्ठ बनाती है, ये बात ध्यान रखना है। रॉबर्ट निल्स गेने ने कहा कि जो शाब्दिक साहचर्य है, यानी जो शब्द श्रृंखला है या शब्दों का जो चयन है, उनका अर्थ है, वो व्यक्ति को कैसा बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, अच्छा बनाती है, क्योंकि उसी से पता चल पाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ठीक है। तो अगला जो है बहुभेदन अधिगम, जिसको आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी कहा जाता है, बहुभेदन है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति एक ही परिस्थितियों में अनेक उद्दीपक को ध्यान देकर क्या करता है, सीखता है। किसी एक चयनित अनुक्रिया रिस्पॉन्स को प्रस्तुत करता है। वह विकल्पात्मक प्रश्न, अनेक प्रकार की मिठाइयों में से किसी एक प्रकार का चयन करना। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे क्या है, आपके पास अधिगम को बहुत सारा चीज सीख रहे हैं, तो अधिगम में किसी एक का चयन करते हैं। जैसे आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। अब बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को, आप सारे प्रश्नों को एक उत्तर के रूप में आप उसका चयन नहीं कर सकते। तो सारे उत्तर आपको लग रहे होंगे, उनमें से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आपने मान लीजिए काट लिया, फिर 2 बस ऑप्शन बचे, उनमें से किसी एक का जो सबसे अच्छा आंसर होगा उसको आपने क्या कर लिया, उसका चयन कर लिया। या आपको मौका दिया गया कि आप मिठाई खाना अगर चाहते हैं, तो बच्चे से पूछा गया कि आप रसगुल्ला खाना चाहते हो, रसमलाई खाना चाहते हो या बर्फी खाना चाहते हो। बच्चा थोड़ी देर विचार करेगा और इसके बाद तय करेगा कि वो कौन सी वस्तु खाना चाहता है। बाकी तीनों वस्तुएं मीठी ही हैं, मीठे ही लग रहे हैं, मगर उन मीठों में जो सबसे अच्छा मीठा लगेगा, आकार देखकर, आकृति देखकर, या अगर उसके स्वाद के बारे में उसको पता है तो स्वाद के बारे में अंदाजा लगाकर अपने पसंद की चीज़ों को क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। तो ये जब वर्गीकरण करना होता है और बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पसंद करना होता है, वो वाला लर्निंग जो होता है बहुभेदन लर्निंग कहलाता है। छोटा बच्चा नहीं कर पाता है, 3 साल से 5 साल से अधिक का बच्चा क्या कर सकता है, इसको कर सकता है। इस प्रकार के अधिगम में एक ही परिस्थिति में अनेक उद्दीपक, बहुत सारे उसको आपका सिमुलेंट उसको मिल जाएंगे, उन पर ध्यान देगा। जो सिमुलेंट उसको ज़्यादा आकर्षित करेगा उनको चयन कर लेगा और उस आधार पर अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा। जैसे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अनेक प्रकार के मिठाइयों में से किसी एक मिठाई का चयन कर। ये 5 लर्निंग हो गए। और जो छठवां प्रकार का लर्निंग माना जाता है
वो लर्निंग माना जाता है। सम प्रत्यय अधिगम कहा जाता है उसको। सम प्रत्यय अधिगम का मतलब है अवधारणा अधिगम भी इसको कहा जाता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, इस लर्निंग को किस रूप में जाना जाता है? कॉन्सेप्ट लर्निंग के रूप में जाना जाता है। 1964 में कैंडर द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था और इसका विकास रॉबर्ट गेनी ने किया। इस अधिगम में व्यक्ति पूर्व अनुभव, प्रशिक्षण, संज्ञान प्रक्रिया के आधार पर वस्तु, प्राणी और घटना के संबंध में समान विचार बनाता है। शरीर की संरचना के आधार पर शरीर के अंगों की व्याख्या करता है। मतलब इस अधिगम में जो व्यक्ति होगा, पूर्व का अनुभव, आपका कुछ पुराना कोई एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस के आधार पर कोई निर्णय ले रहे हो अगर आप, तो ये अधिगम माना जाएगा। जैसे मान लीजिए तेज बाइक चलाना, अगर बच्चे ने कभी तेज बाइक चलाई है और गिर गया है, तो जब भी कोई तेज बाइक चलाएगा, इसका ये अनुभव रहेगा कि वो गिर सकता है। या बच्चे को जो है पहली बार मिर्ची खिलाया जाए, तो मिर्ची उसको तीखी लगेगी, और जब मिर्ची तीखी लगेगी तो बच्चा समझ जाएगा कि इस मिर्ची से क्या, इस वस्तु से क्या लगता है, हमको खतरा पैदा होता है, इसलिए उस वस्तु से क्या रहेगा, सतर्क रहेगा। इस तरह की चीजें वो जब सीखता है तो अनुभव के आधार पर या प्रशिक्षण के आधार पर किसी चीज को सीखता है और संज्ञान ले लेता है, डिसीजन लेता है कि मिर्ची खानी है कि मिर्ची नहीं खानी, दोनों आधार पर डिसीजन ले सकता है। तो इस आधार पर किसी वस्तु को, प्राणी को और घटना के संबंध में सामान्य विचार बनता है। सामान्य विचार का मतलब, जैसे मिर्ची खिलाया गया, मिर्ची उसको तीखी लग गई, अगली बार जब आप मिर्ची खिलाएंगे तो उसका वो संज्ञान लेगा कि मुझे मिर्ची नहीं खानी है, क्योंकि पूर्व में उसको जो तीखापन था वो उसको याद था। इसके आधार पर वो सारा क्या बना लेता है, विचार बना लेता है। शरीर की संरचना के आधार पर अंगों की व्याख्या भी करना इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। फिर जो सातवां सिद्धांत है, जिसको सिद्धांत लर्निंग भी माना जाता है, जिसमें प्रिंसिपल लर्निंग भी कहा जाता है। इस सिद्धांतों को समझना फिर सीखना, जैसे नियम सिद्धांत पर समस्या समाधान करना। आइंस्टीन के जो सिद्धांत है, सॉरी गति का नियम लिखा हुआ है यहाँ, तो आइंस्टीन का कौन सा सिद्धांत है? ई बराबर सापेक्षिकता का सिद्धांत है यहाँ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का घटनाकर्षण का सिद्धांत याद रख सकते हैं। अब इसी को समझ लीजिए आप, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है आपका। अब न्यूटन का मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी युवा को, किसी किशोर को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में पता है, तब उसकी क्या कर लेगा, वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को सीखेगा। और या फिर जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर जो इनका सूत्र था, वो कई लोगों ने क्या किया, बाद में इसका इस्तेमाल किया। बाद में इस्तेमाल किया यानी बाद में लोगों ने इसको सीखा। भले ही थ्योरी किसने दे दी थी, आपका आइंस्टीन ने दे दी थी, लेकिन इस थ्योरी के, अब जब थ्योरी बन जाता है, एक सिद्धांत बन जाता है, और सिद्धांत के आधार पर जब अपन सीखते हैं, उस लर्निंग को अपन क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल लर्निंग कर सकते हैं। जैसे आपको एक सरल उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक सिद्धांत माना जाता है कि जनरली जो बच्चे होते हैं, वो अगर उनको संगत अच्छा दिया जाए तो अच्छे बच्चे निकल सकते हैं, और बुरे संगत में अगर बच्चों को रखा जाए तो बच्चे बुरे हो सकते हैं, यानी संगत से प्रभाव पड़ता है। तो जनरली इस सिद्धांत को अपन कहीं ना कहीं तो टेस्ट किया होगा। तो पहले वो सिद्धांत आया, सिद्धांत को अपन जानते हैं, और सिद्धांत को अप्लाई करने के बाद कुछ चीजें अपन सीख जाते हैं, और सीख जाते हैं, वो लर्निंग आपकी कहलाएगी क्या, प्रिंसिपल लर्निंग आपकी कहलाएगी। और आठवां और महत्वपूर्ण जो अधिगम है, जिसको अपन बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये अधिगम का सबसे उच्च स्तर होता है। सिग्नल लर्निंग सबसे अधिगम का सबसे निम्न स्तर, पहला वाला, और सबसे लास्ट वाला जो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जो अभी आप करते हैं। अभी आपके पास कैसा गुण आ चुका है, आप लोगों के पास जो गुण आ गया है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे उच्च स्तर का आ गया है। व्यक्ति समस्या समाधान से सीखता है, समस्या समाधान से सीखता है। कोई भी समस्या आ गया, पूर्व के पुराने जीवन के आधार पर, या किसी के समझाने के आधार पर, या सिद्धांत के आधार पर, या किसी कंसेप्ट के आधार पर, किसी भी आधार पर आप क्या कर सकते हो, कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। तो जैसे इसमें कई चीजें सीखते हैं अपन, जैसे अवलोकन करके, चीजों को देखकर, विश्लेषण करके, उसको तार्किक चिंतन करके, कोई रीजनिंग करके, या संज्ञानात्मक क्रिया यानी कोई एक्शन लेकर आप क्या करते हो, चीजों को सीखते हो। तो कई विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर के समान है, वो सेम तरह का सिद्धांत था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समस्या समाधान रॉबर्ट मिल्स गेने का जो समस्या समाधान से है, वो सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत से मैच करता है। गणित के सवाल जनरली जो हल करते हैं, जो आपके पेपर में गणित के सवाल आते हैं, उसको आप पहले से आप नहीं जान रहे हो, पहले से आपने हल भी नहीं किया है, लेकिन मान लीजिए वो सवाल आ गया, तो आपके पास सूत्र मौजूद है, आंकड़े मौजूद है, फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो, उस सूत्रों के आधार पर उस सवाल को हल करने का प्रयास करते हो। तो रॉबर्ट मिल्स गेने के सिद्धांत के आधार पर अगर आप देखें,
तो कितने वर्गों में इसको बांटा जा सकता है? 8 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो पहला लर्निंग बताया गया है वो संकेत लर्निंग यानी सिग्नल लर्निंग है, जो सबसे निम्न स्तर का होगा। संकेतों को देखकर अपन सीखते हैं। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सिमुलेट रिस्पॉन्स, जो एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को अपन उद्दीपक यानी कोई लालच देकर आप कह सकते हो कि हम किसी चीज को प्रेरित करके किसी वस्तु को दिखाकर वो उसके अंदर उद्दीपन करके अनुक्रिया करने यानी एक्शन करने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा होता है श्रृंखला अभिक्रिया या श्रृंखला लर्निंग, जिसमें हम छोटी छोटी चीजों को बांट कर क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। चौथा होता है शाब्दिक साहचर्य, शब्दों के माध्यम से वर्बल एसोसिएशन, जिसको अपन कहते हैं शब्दों के माध्यम से भी अपन सीखते हैं। चौथा बहुभेदन लर्निंग, जिसमें अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना अपन सीख जाते हैं। और छठवां जो होता है संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट को अपन क्या करते हैं, सीखते हैं किसी वस्तु के अनुभव के आधार पर, किसी प्रशिक्षण के आधार पर, किसी संज्ञान के आधार पर अपन कभी सीखे तो वो कैसा हो जाता है, कंसेप्ट लर्निंग माना जाएगा। और इसके बाद जो हमने देखा कौन सा अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग, जो सिद्धांतों को पहले समझते हैं, सिद्धांत के आधार पर चीजों को करने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो कैसा लर्निंग माना जाएगा, सिद्धांत लर्निंग माना जाएगा। और सबसे लास्ट होता है समस्या समाधान लर्निंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस लर्निंग में व्यक्ति क्या करता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे गणित के सवाल हल करते हैं, खुद से अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर सकता है। फिर अगला जो थ्योरी है वो अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है यानी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग माना जाता है। इसको 1917 में कूट लेविन ने दिया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सिद्धांत है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। 1917 में इसको जर्मनी में किसने दिया है, कूट लेविन ने। इसको प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक दशाओं पर व्याख्या करता है। फील्ड थ्योरी कहलाता है, आप या थ्री फेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसकी बुक का नाम है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसके बुक का नाम। इस थ्योरी में क्या कहता है, इस थ्योरी में एक सूत्र याद रखना है आपको, बी बराबर एफ इंटू पी, एफ कोष्टक में ले लीजिएगा, पी इंटू ई। बी जो है बिहेवियर है, एफ जो है फैक्टर है, आपका जो पी है वो साइकोलॉजिकल पर्सन है, और इंटू इसके बाद जो इन्वायरमेंट है। क्या सिद्धांत हैं कि फील्ड थ्योरी के अनुसार प्राणियों का जो व्यवहार है क्षेत्रीय कारकों या वातावरण पर प्रभावित होता है। कहने का मतलब है जैसा एटमॉस्फेयर होगा प्राणियों का व्यवहार वैसा हो, जो बिहेवियर होगा वो प्राणियों का व्यवहार कुछ हद तक कहाँ पर निर्भर करता है, एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताऊं कि जो जैसे इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आपको पढ़ने का जो है आदत हो चुका है, जिस इन्वायरमेंट में आपको रहने का आदत हो चुका है, वो इन्वायरमेंट ही आपको क्या करता है, चीज़ों को आकर्षित करता है। वरना आप दूसरे इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कभी आपको नींद नहीं आएगी, कभी आपकी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाएगी, या इन्वायरमेंट में कई चीज़ें ऐसी होती है जिस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे वैसे ही आपका व्यवहार हो जाएगा। अगर जोर जोर से बोलने वाले लोग हैं उस इन्वायरमेंट में आप भी जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे बातचीत करने का जो तरीका होगा जनरली इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो जैसा आपको पर्यावरण मिलेगा, जैसा आपको समाज मिलेगा, वैसे ही व्यक्ति का क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। मानव व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण का परिणाम है। तो इसलिए बिहेवियर जो होगा वो फैक्टर, किसके फैक्टर, पर्सन, जो आपका जो है साइकोलॉजिकल पर्सन होगा उसके इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट के जैसा या इन्वायरमेंट के अनुकूल आप हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि ज़्यादातर जो खोजें हुई हैं वो यूरोप में खोजी है। तो यूरोप में क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पर कैसा है, कूल है, और जब कूल माहौल में आप रहते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, जबकि गर्मी में आप जब टेंशन में रहते हो तो आपका ज़्यादा दिमाग चल नहीं पाता है। उसी तरीके से आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में जो भारत की पहली राजधानी रही है, वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो जो बौद्धिक लोग होंगे आप देखोगे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, आप इतने समाज सुधारकों को आप देखोगे वो काफ़ी लोग कहाँ से आते हैं, बंगाल से आए उस दौरान में, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल था, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का इन्वायरमेंट था, तो समाज में वो लोग ही ज़्यादा आ पाए। तो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा, ये फर्क पड़ता है। इसको वातावरण को इन्होंने जीवन आदेश सिद्धांत भी कहा है, या टोपोलॉजिकल या वेक्टर साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से प्रभावित है, इसलिए इसको वेक्टर टोपोलॉजी या फिर टोपोलॉजी या वेक्टर साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 तत्व बताए हैं। इसमें 3 तत्व भत्सना यानी कैंडिमेशन, लक्ष्य यानी गोल, अवरोध यानी आपका अब्स्ट्रैक्ट, या उसको क्या बोल सकते हैं आप, अवरोध को अपन बैरियर भी बोल सकते हैं। यानी भत्सना का मतलब होता है
कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आप उसकी व्याख्या करते हो, तो व्याख्या कर रहे हो यानी इसका मतलब जो उनकी चीज़ों के बारे में बहुत सारा इन्वायरमेंट में उनका बहुत सारा उपज हो, बहुत सारा फैले हुए हो, उसको भर्त्सना के नाम से जाना जा रहा है। लक्ष्य यानी इन्वायरमेंट ही आपको क्या दे देता है, लक्ष्य उपलब्ध करा देता है, और अवरोध, इन्वायरमेंट भी एक अवरोध उत्पन्न करता है। ये तीनों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो आप सीखेंगे, जो लर्निंग होगा, वो कैसा कहलाएगा, वो आपका फील्ड थ्योरी लर्निंग या अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाएगा। कूट लेविन के अन्य नाम भी इनको आप ध्यान रख सकते हैं। कूट लेविन को माना जाता है सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, यानी आपका सोशल आपका साइकोलॉजिकल थ्योरी के ये जनक भी माने जाते हैं। संगठनात्मक विकास यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के भी क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। समूह गतिशीलता का प्रतिपादक यानी जनक इनको माने जाते हैं। तो कूट लेविन के बारे में ये याद आप रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जिसको मैं आपको कराते चल रहा हूँ सिद्धांत के अलावा। फिर जो अगला हमारा सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमारा कहता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसको सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को 1977 में बंडूरा ने दिया है। किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। और इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखें तो इसको प्रेक्षण विधि का, बंडूरा को प्रेक्षण विधि का जनक भी माना जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको अपन प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। इनकी बुक है आपका सोशल फाउंडेशन थ्रू एंड एक्शन, सॉरी थॉट एंड एक्शन इनकी है, यानी ऑब्जर्वेशन के लिए इन्होंने क्या दिया है, अपना ध्यान दिया। सामाजिक अधिकरण के 3 चरण होते हैं, यानी अवधान अटेंशन, धारण करना रिटेंशन, पुनरुत्पादन करना या प्रस्तुतिकरण करना रिप्रोडक्शन, और पुनर्बलन रेनफोर्समेंट। इसको समझिए। सामाजिक अधिकरण के 4 चरण होंगे, यानी सोशल लर्निंग के 4 चरण होंगे। पहला है अवधान यानी अटेंशन। जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से, जब जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप इस वीडियो पर आपका ध्यान है, हर बात को आप ध्यान से सुन रहे हो, तो हर एक बात आपको समझ में आई। लेकिन अगर इस वीडियो को देखते समय आपका ध्यान कहीं और चला गया, किसी और चीजों के बारे में आप विचार कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो लर्निंग वाली जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, कम। आप वीडियो में सुन भी रहे हो, वीडियो को देख भी रहे हो, मगर जो समझने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। क्योंकि जो लर्निंग होता है वो कैसा होता है, पूर्णतः मानसिक क्रिया है। तो अटेंशन उसके लिए बहुत जरूरी है। अवधान यानी अटेंशन बहुत जरूरी है। जब आप सक्रिय रहोगे, आप सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान इस वीडियो पर रहेगा, तो आप चीजों को क्या कर पाओगे, ज्यादा अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। दूसरा, धारण करना। जो आपने देखा है, जो सुना है, यानी ध्यान से देखा और सुना है, अगर आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, तो वो कहलाएगा धारण करना या रिटेंशन। अपने अंदर आपने उन चीजों को सीख लिया। लेकिन सीखा हुआ चीज तब तक क्या नहीं माना जाएगा, लर्निंग नहीं माना जाएगा, जब आप पुनरुत्पादन यानी रिक्रिएशन नहीं कर लेते हो। आपको वैसे ही, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपने एज इट इज वैसे ही किसी और को समझा दिया यानी बता दिया, चीजों को बता दिया या याद कर लिया, तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, उसको रिक्रिएशन या रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। और पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, दोबारा करने के लिए कोई चीज आपको प्रेरित करना जरूरी होगा। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी, मतलब आप दोबारा करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे। अगर आप वीडियो दोबारा देख रहे हो, उसका मतलब आप दोबारा देखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा आप तभी भी देख सकते हो जब आपको समझ में ना आए या मैं आपको समझा ना पाऊँ, तब भी आप दोबारा देखते हो। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि अवधान यानी क्या हो गए, अटेंशन, आपको सक्रिय रूप से देखना है। रिटेंशन यानी आपको धारण करना भी है। पुनरुत्पादन यानी किसी को बताना भी है। और पुनर्बलन यानी दोबारा वही कार्य करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेरित होना। ये 4 सिद्धांत सामाजिक अधिगम के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर व्यक्ति कहते हैं, ये इनका सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। जनरली हम अपने माता पिता यानी परिवार को देखकर, पड़ोस को देखकर, मित्र मंडलियों को देखकर अपन क्या करते हैं, सीखते हैं। व्यक्ति स्वयं की क्रिया को 3 तरह से संतुलित कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपने आप को बेहतर भी बना सकता है, अपने लर्निंग को बेहतर बना सकता है। कौन कौन सा? स्वनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से। मान लीजिए आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, या सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, आपने अपने अंदर एक कंट्रोल बनाया कि नहीं, मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है, 5 बजे उठना है तो उठना है, या जितने बजे भी आप चाहते हो, जो करना चाहते हो, अगर आपने एक बार संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प को पूरा भी कर रहे हो, तो बच्चा भी वैसे ही करता है, स्व पर, खुद पर नियंत्रण रखता है कि मुझे खानी है, नहीं खानी है, बात माननी है, नहीं माननी है, स्व नियंत्रण करता है।
स्वनियंत्रण के अंतर्गत स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्वनुशासन यानी अपना खुद का एक सेल्फ अनुशासन बोले तो अपन क्या करते हैं कि डिसिप्लिन अपना करेक्शन करते हैं या डिसिप्लिन को खुद से एक डिसिप्लिन में मेंटेन करते हैं, वो डिसिप्लिन विकसित कर देता है। स्वनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन, स्वनिर्देशन का मतलब सेल्फ डायरेक्शन, खुद को हम निर्देशित करते हैं कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। स्वपुनर्बलन, सेल्फ रेनफोर्समेंट, यानी कि खुद को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, खुद के अंदर ये भाव पैदा करते हैं, खुद को अपने आप को प्रेरित करने हैं, मतलब अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना है, यह स्व पुनर्बलन करेगा, रेनफोर्समेंट कहेगा। व्यक्ति का व्यवहार संज्ञान और प्रत्याशा द्वारा प्रमाणित होता है। जो आपका व्यवहार है, जो आपका बिहेवियर है, वो कैसे संज्ञान, संज्ञान का मतलब एक्शन, क्रिया करने के लिए एक्शन करने का मतलब, यानी कि कॉग्निटिव व्यवहार आपके कॉग्निटिव पर, और प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब उम्मीद, अच्छा होगा बुरा होगा, अगर अच्छा होगा तो आप किसी कार्य को करोगे, अच्छा नहीं होगा तो आप किसी कार्य को नहीं करोगे। तो जो संज्ञान लेना है या प्रत्याशा करना है उस पर भी निर्भर करता है। बालक जो देखता है वही सीखता है, इसको अनुकरणीय अधिगम कहते हैं, यानी किसी चीज को देखकर कॉपी करना अनुकरणीय अधिगम कहलाएगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? आपका बंडूरा ने दिया था। बंडूरा का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, सीटेट वगैरह के पेपर में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज हमने दो प्रमुख सिद्धांत पढ़ लिए अभी, और इससे अलावा अगला जो सिद्धांत होगा वो आपको कुछ अन्य सिद्धांत भी, ये तो हमने जो चैप्टर में जो देखे थे, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उस सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं। कुछ अन्य अधिगम के सिद्धांत मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।